So, good morning to all of you once again. Today we start another topic of this chapter, chapter number 10, that is refraction. तो देखिए आप लोग, ये रिफ्रैक्शन जो टॉपिक है ये वैसे तो बहुत इजी है, ठीक है। रिफ्लेक्शन वाला पार्ट जो है हम लोग अभी बहुत कुछ चीज़ जान गया, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट ख़त्म हो गया हम लोगों का। उसमें था मिरर का रिलेटेड जितना भी रिफ्लेक्शन था, वर्चुअल एंड रियल इमेजेस सब आप लोग ने और हम लोगों ने मिलकर डिस्कस कर लिया। अभी आप लोग कितना प्रैक्टिस करते हैं वो आप लोग के ऊपर में निर्भर है। नाउ द रिफ्लेक्शन पार्ट, ये जो सेकंड पार्ट इस चैप्टर का, इसको समझना पड़ेगा। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? देखो, हम पहले ही बोला था कि रिफ्लेक्शन जो है और या फिर रिफ्रैक्शन दोनों ही सरफेस फेनोमिनन है। अभी सरफेस फेनोमिनन मतलब सरफेस से होके कुछ जो भी काम होता है, फेनोमिना होता है, उसको हम लोग सरफेस फेनोमिनन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, रिफ्लेक्शन में क्या हुआ, मिरर का जो सरफेस था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उधर में लाइट रे आता था, रिफ्लेक्ट होकर चला जाता था, सरफेस फेनोमिनन। रिफ्रैक्शन भी ऐसा ही होगा। तो रिफ्रैक्शन को समझने के लिए हम लोग एकदम एक चीज़ का एग्जांपल लेगा जो हम लोगों का पास में होता है लेबोरेटरी में, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज़ करता है। उसका नाम है ग्लास स्लैब। मतलब ग्लास तो मालूम है, जो कांच होता है ना, शीशा, उससे बनाया हुआ एक मोटा सा, एक बार का जैसा, साबुन का जैसा मोटा एक स्ट्रक्चर रहता है। तो सपोज उसको हम ऐसा इधर में बना दिया। यू जस्ट एज्यूम दैट दिस इज़ अ ग्लास स्लैब, वही शीशा का एक मोटा सा ब्लॉक जो साबुन का जैसा उसका स्ट्रक्चर है। नाउ यू सी, रिफ्लेक्शन में ऐसा बोलता है कि जो लाइट है, लाइट जैसे कि हवा एक मीडियम है, स्पेस एक दूसरा जगह हो गया, वाटर एक अलग जगह हो गया, ग्लास एक अलग जगह हो गया, सब अलग अलग मीडिया है सब। तो लाइट ऐसा है, बोलता है जब कोई भी लाइट एक मीडिया से ट्रैवल करते हुए दूसरा मीडियम में चला जाता है। जैसे कि पकड़ लो, हवा में लाइट ट्रैवल कर रहा है, हवा से फिर पानी में घुस गया, तो लाइट जो बेंड हो जाता है। अभी किस तरफ में बेंड होगा, कैसा बेंड होगा, हम लोग को तो वही सीखना है, लेकिन बेंड जरूर होता है। लाइट हमेशा बेंड होता है व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। फॉर एग्जांपल यू सी, सपोज पकड़ लो ये एयर है और ये हो गया ग्लास। तो देखो, सपोज करो कि ये जो ग्लास का स्लैब है, इसमें लाइट ऑब्लिकली आ रहा है। ऑब्लिकली वर्ड हम क्यों यूज़ किया? ऑब्लिकली साइंस का भाषा में होता है टेढ़ा, टेढ़ा होके आना। तो सपोज लाइट ऐसा बेंड होके ऐसा आ गया, ठीक है, एयर से आ रहा है इंसिडेंट लाइट। नाउ यू सी एट दिस पॉइंट जहाँ में ये टकरा रहा है ये सरफेस में ग्लास का, उधर में हम लोगों को एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना होता है, एकदम परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब सीधा, जिसका नाम होता है नॉर्मल। हो गया, इतना तो समझ में आ गया सबको। एक लाइट आ रहा है एयर से टेढ़ा होके ऑब्लिकली, और ये ग्लास के अंदर में अभी घुसने जा रहा है, ये जगह से घुसेगा, तो उसी जगह में एक हम लोग इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया जिसका नाम है नॉर्मल। जब ये लाइट ये ग्लास के अंदर में घुसेगा तब ये बेंड हो जाएगा, ऐसा बेंड हो जाएगा। उसके बाद फिर से जब ये वापस एयर में बाहर निकलेगा तो फिर से ये इस तरह से चला जाएगा। ये पॉइंट में भी हम लोग एक ऐसा इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देता है। ये इमेजिनरी लाइन क्यों ड्रॉ कर रहा है हम बताएगा आप लोग को। देखो, ये सिर्फ ये फेनोमिनन को समझने के लिए। अभी हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि लाइट जब एयर से आ रहा था बेंड होके, और जैसे ही वो ग्लास का अंदर में घुसा वो बेंड हो गया। लेकिन ये ग्लास का अंदर में जो लाइट ट्रेवल हो रहा है अभी, वो जब फिर से एयर में वापस निकला फिर से बेंड हो गया। लेकिन बेंड किस तरफ में हुआ हम लोग को वो ध्यान देना है। देखो, ये जो नॉर्मल क्यों बनाया है, ये नॉर्मल उसी चीज़ के लिए बनाया कि लाइट जो ये बेंड हो रहा है, टू नो वेयर इट विल बेंड, किस तरफ में बेंड हो रहा है। अभी देखो हम लोग ऐसा बोलेगा, व्हेन लाइट केम फ्रॉम एयर एंटर्स टू द ग्लास इट बेंड्स बट टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब इस तरफ में बेंड हो रहा है। हो गया। अगेन यू सी, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम ग्लास टू एयर इट अगेन बेंड्स बट दिस टाइम अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चला गया। अभी इसमें सीख जानने वाला बात देख लो, अभी क्यों बेंड हुआ वो बाद में बताएगा, लेकिन ये बेंड एक बार नॉर्मल का तरफ में हुआ, एक बार नॉर्मल से दूर हुआ, वो क्यों हुआ वो बता रहा है।
यू सी एयर का जो डेंसिटी है वो बहुत लाइट है, इसीलिए हम लोग हाथ इसमें आराम से ऐसे घुमा सकता है, बिकॉज एयर का मॉलिक्यूल जो बहुत दूर दूर में रहता है, बहुत स्पेस है। लेकिन ये जो ग्लास है, शीशा, विंडो पेन जो होता है, क्या विंडो पेन के अंदर में से हाथ घुसा सकेगा, ऐसा हिला सकेगा ग्लास के अंदर में? नहीं सकेगा, बिकॉज द डेंसिटी इज़ वेरी हाई। ग्लास का डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है कंपेयर टू द एयर, इसका डेंसिटी लो है। तो देखो अभी बात ऐसा है, ये बात को ध्यान में रखना दिमाग में, जब कभी भी कोई लाइट लोअर डेंसिटी वाला रीजन से ट्रेवल करके डेंसर मतलब हायर डेंसिटी वाला रीजन में घुसेगा ना, तो हमेशा याद रखना है लाइट बेंड होगा, लेकिन टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। उसका फिर सेकंड सेम थिंग, अगर कोई लाइट बहुत हायर डेंसिटी में ट्रेवल कर रहा है और उसका बाद अगर वो लोअर डेंसिटी में चला जाता है तो फिर लाइट बेंड होगा, बट इन दिस टाइम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एंड दिस फेनोमिनन जो ये बेंडिंग हुआ आपका इज नोन एज रिफ्रैक्शन। सिंपल सा चीज़ है। नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट कि जब कभी भी कोई लाइट लोअर डेंसिटी से हायर डेंसिटी की तरफ में एंटर करता है तो हमेशा नॉर्मल का तरफ में ही बेंड क्यों होता है, बात तो ये रीजन होगी। अब इसका एकदम सिंपल सा आंसर देखो, स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड हमेशा याद रखना है हम लोगों को। लाइट का स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखो इतना स्पीड है लाइट का, तो वो एयर में और स्पेस में दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है स्पीड। लेकिन देखो ऐसा है, जो ग्लास है, पानी है या फिर कोई अलग थोड़ा ज़्यादा डेंसिटी वाला चीज़ है, उसमें लाइट का स्पीड जो है थोड़ा कम हो जाता है, स्लाइट कम हो जाता है। तो तुम ऐसा देखो कि लाइट अगर एयर में ट्रेवल कर रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का स्पीड से, जैसे वो ग्लास के अंदर में घुसेगा उसका स्पीड में थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा? बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द ग्लास इज़ वेरी हाई। जैसे ही इसका स्पीड में डिक्रीज होगा ये लाइट बेंड हो जाता है, अपना पाथ से भटक जाता है। दैट इज़ वाई इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसा बोल सकते हैं। अगेन जब ये लाइट ये डेंसर मीडियम से बाहर निकलेगा एयर में, वापस वो अपना पुराना वाला स्पीड में आ जाएगा। तो पुराना वाला स्पीड में हमसे क्या होगा, वो पहले जो एंगल में आ रहा था उसी एंगल से ये वापस भी चला जाएगा। तो दिस इज द फेनोमेनन, स्पीड है। स्पीड इज़ द रीज़न फॉर बेंडिंग ऑफ दिस लाइट रेज। अभी देखो इसमें कुछ कुछ चीज़ है, जैसे कि हम क्या क्या बोलेगा, इसमें लॉ भी है। Suppose you see this is the glass, this is the normal, this is the incident ray। तो क्या है, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल का बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहता है। लेकिन इस बार देखो ये जगह में जो एंगल बन रहा है ये वाला, जो नॉर्मल है वो तो ऐसा यहाँ तक आएगा, ऐसा करके चला जाएगा। ये जो चीज़ है ना इसको बोलता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2, दोनों ही रिफ्रैक्शन है, ये भी रिफ्रैक्शन है ये भी, और ये दोनों का जो एंगल है एकदम बराबर रहेगा। सेकेंड बात, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये तो लाइट बाहर निकल के आ गई, ये नॉर्मल 2 हो गया। अभी जो यहाँ में एंगल फॉर्म हुआ उस एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ इमर्जेंट या फिर इमर्जेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्लियर? रिफ्रैक्शन 1, रिफ्रैक्शन 2, क्लियर? नाउ अगेन यू सी, ये जो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट जो अभी हमने देखा था इसमें 2 लॉ है, एंगल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जैसा ही इसमें भी 2 लॉ है। पहला लॉ देखो क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल to the interface of 2 transparent media at the point of incidence all lie in a same plane. For example, you see this is the incident ray, this is the refracted ray, and और तो क्या बोला था, and the normal, this one देखो 1 2 3, ये 3 थिंग। ओके, the incident ray, the refracted ray and the normal तीनों हो गया।
टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। इंटरफेस कौन सी जगह को बोलता है? ये जो पोर्शन है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। ये हो गया एयर, ट्रांसपेरेंट है, ये हो गया ग्लास, ये भी ट्रांसपेरेंट है। ये दोनों ट्रांसपेरेंट मीडिया का जो इंटरफेस है वो ये है, ये पॉइंट को इंटरफेस कहते हैं। टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जगह से इंसिडेंस मतलब इधर से ये लाइट घुस रहा है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन ए सेम प्लेन, मतलब इस जगह में सब लाई करता है। तो देखो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया नॉर्मल और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो ये तीनों ये पॉइंट में मिल रहा है कि नहीं, इसीलिए बोला ऑल लाई इन ए सेम प्लेन। तो ये वाला लॉ तो हमेशा करेक्ट ही रहेगा, इसमें कोई बात नहीं। ये आपका एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से भी मिलता जुलता है। बट द सेकेंड लॉ जो है वो थोड़ा यूनिक है और इसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे। देखो साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखता है। तो इसमें एक्चुअली क्या लिखता है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है सर। तो देखो सपोज ये हवा है, दुनिया का कहीं में भी जब हवा ऑलमोस्ट सेम ही है। अगेन ये क्या हो गया, ग्लास है। तो जैसे कि ग्लास थोड़ा अलग अलग टाइप का हो सकता है, बट नॉर्मली जो हम लोग विंडो पेन यूज़ करते हैं वो विंडो पेन सब सेम ही होगा। तो कोई भी एक पर्टिकुलर ग्लास ले लो, ठीक है, जो भी है। तो देखो एक पर्टिकुलर ग्लास और एक पर्टिकुलर जो एयर जो भी है, उसका बीच में जो रिफ्रैक्शन वाला प्रोसीजर होगा, मतलब पकड़ लो कि इधर में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। 30 डिग्री का एंगल से हम लोग किसी लाइट को भेज रहे हैं हवा का तरफ से ग्लास का अंदर में। तो ग्लास का अंदर में जो रिफ्लेक्शन हुआ, सपोज पकड़ लो 10 डिग्री का एक एंगल फॉर्म हुआ इधर में। तो ये सेकेंड लॉ का हिसाब से ये बोल रहा है ना कि अगर हम लोग फ्यूचर में कहीं भी जाके अगर एयर और ये ग्लास का बीच में सेम 30 डिग्री का एंगल बना के फिर से लाइट अगर भेजेगा तो हमेशा 10 डिग्री का ही रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, मतलब कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होगा। तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि आज हम 30 डिग्री के एंगल से इधर में लाइट भेजा था 10 डिग्री मिला, कल हम 30 डिग्री के एंगल से लाइट को इधर में अंदर भेजा था तो हमको 20 डिग्री रिफ्लेक्शन मिला। ऐसा पॉसिबल नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तुम इधर से अगर 30 कर दिया तो तुम 1 साल बाद 1000 साल बाद भी अगर चेक करेगा तो तुमको 10 डिग्री का ही इधर में रिफ्लेक्शन मिलेगा। वो चीज़ बोला है। कोई भी मटेरियल, कोई भी दो ट्रांसपेरेंट मीडिया का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। उसको हम लोग समय समय में या फिर कुछ चीज़ का वैसे चेंज नहीं होगा। हाँ, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होगा, लेकिन पर्टिकुलर एक मटेरियल का हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दीज आर द 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है।